से पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को टेरर फंडिंग की गई है। यह खबर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे देश में मतदान के चरण बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे केजरीवाल जमानत की कोशिशें तेज करते जा रहे हैं। पिछली सुनवाई में अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर विचार करने को कहा था, लेकिन केजरीवाल को इस बार सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एनआईए जांच की संस्तुति कर दी है, यानी एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली में सियासत का सबसे बड़ा तूफान, केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह जो लेटर दिख रहा है, यह दिल्ली के उपराज्यपाल ने देश के गृह मंत्रालय को लिखा है, जिसकी अंतिम पंक्तियों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायत मिली है, उसके विस्तार पूर्वक एनआईए की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने लेटर में लिखा कि उनको 1 अप्रैल को एक शिकायत मिली जो विश्व हिंदू फेडरेशन के महासचिव अशोक मोंगिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा की तरफ से की गई। इसमें कहा गया केजरीवाल ने बैन आतंकी संगठन से फंडिंग ली। बैन आतंकी संगठन जस्टिस फॉर सिख से ली गई फंडिंग। जेएफएस से केजरीवाल ने $1 करोड़ 60 लाख की फंडिंग ली। फंडिंग 2014 से 2022 के बीच ली गई। केजरीवाल से रिचमंड हिल्स गुरुद्वारे में मीटिंग की गई। आप सरकार ने प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। एसआई के गठन और जांच में सहानुभूति दिखाई गई। 1993 बम ब्लास्ट का आरोपी है प्रोफेसर दविंदर भुल्लर। अब इस केस के बाद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें 7वें आसमान पर चली गई हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भड़क गए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब भाजपा के एजेंट हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा के इशारे पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब शराब घोटाला केस से भी ज्यादा बड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि एनआईए जिस किसी को भी गिरफ्तार करती है, फिर गिरफ्तार व्यक्ति को खुद को बेकसूर साबित करना होता है। और एनआईए अगर आरोप लगाती है, एफआईआर दर्ज करती है, इस मामले में इन्वेस्टिगेट करती है, तो 6 महीने तक गैर जमानती धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी सीएम पद पर रहेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब विपक्ष केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। दोनों ने ही देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाया या फिर देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया और चुनाव जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। किस तरह के आरोपी लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच की संस्तुति के बाद बीजेपी क्या कह रही है, वो आपको सुनवाते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाते हैं, भारत के कभी एयर इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर उड़ाने की बात करते हैं। ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जिससे पॉलिटिकल फंडिंग आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ली है। वो आतंकी संगठन जो विश्व भर में कुख्यात है अपनी कार्रवाई के लिए, उनसे पैसा लेना सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो लोग देश के दुश्मनों के साथ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनसे आप जाके चंदा ले रहे हो, पॉलिटिकल फंडिंग ले रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए इनको। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एनआईए जब इसकी जांच करेगी तो टेरर फंडिंग का मामला सामने आएगा और टेरर फंडिंग की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा, आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि पंजाब में 13 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी इस रेस में लड़ाई में कूदी हुई है। ऐसे में इन सभी सीटों के साथ साथ गुजरात में भी लोकसभा चुनाव पर असर देखा जा सकता है। बीजेपी लगातार राष्ट्र विरोधी ताकतों से केजरीवाल की साठगांठ का माहौल बनाएगी। अब अगर केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्र विरोधी सेंटीमेंट वोटर में तैयार हो गया, बैठ गया, तो फिर ये आम आदमी पार्टी की सोच पर, उनके टीम पर एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल
इस मामले में जांच की संस्तुति की गई है। हम सबको जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना तय। लेकिन अब एक और सवाल कि ये एसजेएफ क्या है, सिख फॉर जस्टिस क्या है, जो आतंकी संगठन को टेरर फंडिंग का आरोप जिस पर लग रहा है, जिसने आम आदमी पार्टी को टेरर फंड किया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एसजेएफ सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला संगठन है। 2007 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। गुरु पतवंत सिंह पन्नू एसजेएफ के संस्थापकों में से एक है। एसएफजे अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त बनाने की बात करता है। केंद्र सरकार ने 2019 में अलगाववादी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानून गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत एसएफजे पर बैन लगा दिया था। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया था और इसी के साथ एसएफजे की कहानी हिंदुस्तान में खत्म हो गई थी। लेकिन यह गुट आज भी कनाडा और अमेरिका में बैठकर ऑपरेट करता है और भारत के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है और इसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आम आदमी पार्टी का नाम जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन विपक्ष की मुश्किलें यही कम नहीं होती हैं। अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूं झारखंड। कुछ घंटे के बाद तीसरे फेज का इलेक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले काली कमाई पर किस तरह से ईडी का हंटर चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, ये नोटों की इतनी गड्डियां हैं जिसे हम और आप सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं। एक आम आदमी इस तरह की तस्वीरों की, नोटों की पहाड़ों की कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन नेता इस तरह की कल्पना कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। नेताओं की काली कमाई किस तरह से बढ़ती जा रही है वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यकीन ना हो तो एक बार फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। धीरज साहू के बाद झारखंड से कांग्रेस का एक और धनकुबेर सामने आया है। यह आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। सबसे पहले इन नोटों की गड्डियों को देखिए। करोड़ों का एक कैश लोग झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार और उनके घरेलू नौकर जहांगीर अंसारी के घर पर मिला है। ईडी की छापेमारी के दौरान नोटों को बरामद किया गया है, जिसके लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। खबर तो यह भी आई कि कुछ नोट की मशीनें खराब हो गई। इन नोटों को गिनते गिनते कुछ मशीनें गर्म होकर खराब हो गई, क्योंकि उन मशीनों को लगातार चलाया जा रहा था। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मशीन के जरिए कई घंटों तक नोट की गिनती जारी है और अभी भी यह गिनती चल रही है, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन इतने ज्यादा नोट हैं कि मशीन भी गिनती करते करते हाफ जा रही है। झारखंड के कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के पीए के घर से जांच एजेंसी ने अभी तक कुल 40 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है, जिनको ले जाने के लिए कुल 12 बक्से मंगवाए गए हैं। वहीं संजीव कुमार के दूसरे करीबी मुन्ना के पास से भी ईडी ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा करीब 15 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है, जिसकी आज की तारीख में जो अगर हम वजन के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 20 किलो सोना बरामद किया गया है। कुछ महीने पहले ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद किए थे। और अब झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की दौलत, उनके सचिव और उनके नौकर तक की करप्शन की कहानी सुना रहे हैं। झारखंड में लूट का आलम क्या है, आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के लूट तंत्र की कहानी बयां कर रही हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला जा रहा है, नोटों की इन गड्डियों से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि काली कमाई करने वाले एक एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसी कड़ी में जांच एजेंसी ने झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता के करीबी के घर से करोड़ों रुपयों का ये कैश और ज्वेलरी बरामद की। ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब
आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। पिछले 2 साल से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के धन कुबेरों पर ईडी का हथौड़ा चल रहा है। सबसे पहले 11 मई 2022 को ईडी ने झारखंड के कद्दावर आईएएस अफसर पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। तब उनके सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई थी और आज भी पूजा सिंघल सलाखों के पीछे हैं। इसके बाद पिछले साल दिसंबर 2023 में कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए थे। अब तीसरे चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले झारखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता और चंपाई सरकार में मंत्री आलमगीर आलम और उनके करीबी की काली कमाई पर ईडी का हंटर चला। ईडी ने 9 ठिकानों पर आज छापेमारी की। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं और मंत्री के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर पर ईडी के अफसर पहुंचे तो वहां नोटों की गड्डियां देखकर हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि नौकर जहांगीर की सैलरी महज 15,000 रुपए है। ऐसे में 40 करोड़ रुपए कहां से आया, ये सवाल बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जब नौकर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया ये पैसे मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी और भी पुख्ता सबूत तलाश रहे हैं जिससे ये सिद्ध किया जा सके ये पैसा किसका है और कहां से आया। दरअसल झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी कुछ योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कथित तौर पर अनियमितता की शिकायत दर्ज की गई और महज 10,000 रुपए के घूस की जांच करते करते ईडी कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच गई। दरअसल 15 नवंबर 2019 को जमशेदपुर में जेई सुरेश प्रसाद के घर ईडी ने रेड की थी, जिसमें 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिले थे। तब जेई ने बताया कि ये पैसा चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का है, जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र राम और उसके सहयोगियों से जुड़े 24 ठिकानों पर 22 फरवरी 2023 को छापेमारी की। इस छापेमारी में वीरेंद्र राम के ठिकानों से करीब 150 करोड़ की चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली। जिसके बाद ईडी ने 23 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने आलमगीर आलम का नाम लिया और कहा कि मंत्री तक ये पैसा कैसे पहुंचाना है। इसी के बाद मंत्री के पीए संजीव के घर तक बात पहुंची ईडी और जब पीए के नौकर जहांगीर के घर छापा मारा गया तो करीब 40 करोड़ के कैश लोग का खुलासा हो गया। झारखंड से कांग्रेस के एक और धन कुबेर का नाम सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची से नोटों का अंबार मिलना विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया और ओडिशा के नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के कैश लोक को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। याद कीजिए 6 दिसंबर 2023 का दिन, जब झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। नोटों की गड्डियां अलमारियों से मिली थी। आंकड़ा 350 करोड़ के पार जा पहुंचा था। ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी हार मान गए थे। बैंक कर्मचारी और नोट गिनने की मशीनें तक थक गई थी और इस बार झारखंड से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आलमगीर आलम के करीबी के घर से बरामद नोटों की गड्डियां इतनी थी कि ईडी ने अफसरों को नोट गिनने की कई मशीनों और कैश वैन मंगवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि नोट का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। शक की सुई कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर जा रही है। हालांकि आलमगीर आलम ने कहा है कि उनका इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो एक अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। झारखंड में आए दिन मंत्रियों और अधिकारियों का कैश लोक सामने आता रहता है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, तो अब
वरिष्ठ मंत्रियों में से एक आलमगीर आलम तक करप्शन की आंच पहुंच गई है। ये आंच आगे किस किस को लपेटे मिलेगी, इसका असर चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।